हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 51, शेल्फ लिस्ट कार्ड शेल्फ के अरेंजमेंट को दर्शाता है, यानी कि रेप्लिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द शेल्फ। बी, उनका भौतिक सत्यापन हेतु प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड इन स्टॉक वेरिफिकेशन। सी, शेल्फ पर प्रत्येक खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट ईच वॉल्यूम ऑन द शेल्फ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए तथा बी, ए तथा सी तथा बी, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 52, शेल्फ लिस्ट जनरली निम्नलिखित में से किसके लिए यूज की जाती है? कैटलॉगिंग, फिजिकल प्रोसेसिंग, बुक सेलेक्शन, या फिर स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ लिस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में सर्विसेज के बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि के प्रणेता कौन थे? एस आर रंगनाथन, एस बशीरुद्दीन, बी एस केशवन, या फिर ए नील मेघन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम के फादर कौन थे? ए जे ब्राउन, जे डी ब्राउन, नीना ई ब्राउन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीना ई ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 51, बायोफिजिक्स विषय का निर्माण निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया जाता है कि किताब का टाइटल है कि बायोफिजिक्स, तो अब हम इसको ये पता करेंगे कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट में बायोफिजिक्स जो है किस प्रकार का सब्जेक्ट है, यानी इसका निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये क्या है? डेन्यूडेशन है, लैमिनेशन है, फ्यूज़न है, या फिर फिज़न है। अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बायो और फिज़िक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायो एक अलग सब्जेक्ट है और फिज़िक्स एक अलग सब्जेक्ट है, यानी कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है? फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्यूज़न। क्वेश्चन नंबर 52 की शोध पद्धति यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट निम्नलिखित में से विशेष निर्माण की किस विधि का प्रतिफल है? यानी कि अगर हम बात करें रिसर्च मैथोडोलॉजी, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी एक ऐसा वास्ट जो है सब्जेक्ट है, एक ऐसा वास्ट वो है टॉपिक है जिसमें क्या है, रिसर्च किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर एक सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में रिसर्च की जाती है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एक मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से अब हमको देखना है कि जो हमारे लाइब्रेरी साइंस में जो यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है उसके अनुसार रिसर्च मैथोडोलॉजी इस टॉपिक को कैसे बनाया जाएगा। तो ये होगा डेन्यूडेशन, डिस्टिलेशंस, फिज़न, या फिर फ्यूज़न। तो रिसर्च यानी रिसर्च का एक मेथड, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, बायोकेमिस्ट्री। देखिए अभी जैसे आया था क्वेश्चन हमारा कि बायोफिजिक्स, उसमें भी क्या था? दो अलग अलग सब्जेक्ट। याद रखिएगा, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट आपस में मिल करके एक सब्जेक्ट बन जाता है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। ये यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट में इसका मतलब होता है फ्यूज़न, क्योंकि फ्यूज़ हो गए हैं। बायो किस में फ्यूज़ हो गया है? कंप्लीटली केमिस्ट्री में। तो इसको मिलाकर के जैव रसायन बन गया। तो इस सब्जेक्ट का निर्माण यानी कि ना ही यहाँ पे डेन्यूडेशन का यूज़ होगा, ना ही यहाँ पे लूज असेंबलेज का, ना ही फिज़न का। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्यूज़न, क्योंकि बायो प्लस केमिस्ट्री मिल करके बन गया बायो केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 54, इसका टॉपिक है इंडोलॉजी। अब मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया गया है या फिर किसी किताब का टाइटल है इंडोलॉजी, तो नामक विषय जो इंडोलॉजी शब्द है, इस विषय को निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि के द्वारा बनाया गया है? डिस्टिलेशन, लैमिनेशन, क्लस्टरिंग, या फिर फिज़न। तो
यहाँ पर राइट आंसर है वो होगा क्लस्टरिंग। इंडोलॉजी, अगर इंडोलॉजी टर्म आता है तो इसको हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी विषय विकसित होने का श्रेय किस विषय निर्माण विधि को है। अब इसमें भी देखिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि बायो को किसके साथ ऐड किया गया है, टेक्नोलॉजी के साथ में। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, इसका भी क्या हो रहा है, बायो जो है टेक्नोलॉजी में मर्ज हो गया है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे विषयों के निर्माण किस विषय निर्माण विधि से होते हैं। ये पूरा यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रही है। इसमें जितने भी मेथड वगैरह हैं इन सब के बारे में आपको अलग अलग टॉपिक वाइज, अलग अलग टाइटल वाइज बताया जा रहा है। पहला तो ये है। अब इसमें देखिए दूसरा एक टॉपिक अगर आता है कि जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेथड, तो अब स्टैटिस्टिकल मेथड है तो इसमें कौन से किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे लैमिनेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा, फ्यूज़न होगा या फिर फिजन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 57, वे अंक जिनका प्रयोग प्रविष्टि यानी कि एंट्री की स्थिति तय करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब कि यह है कि वो अंक यानी वो नंबर्स जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, किसी भी एंट्री को बनाने के लिए करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डिनल नंबर। तो उनको यानी कि वो अंक, वो नंबर जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एंट्री बनाने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ होगा कार्डिनल नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल ऑपरेटर्स की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को, ये जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, डेरिक ऑस्टिन, J.E.L. फराडेन, E.J. कोट्स या फिर B.C. विक्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फराडेन। क्वेश्चन नंबर 59, ट्री ऑफ पॉरीफेरी निम्नलिखित में से क्या है। ये क्या है, डेकोटॉमी है, डिकाटॉमी है या फिर डेकाटॉमी है, या फिर एक नुकसानदायक पेड़, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, डेकोटॉमी, डाइकोटॉमी, ये क्या है आंसर। जब हम ट्री ऑफ पैराफेरी के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिकोटॉमी। एक क्लास में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि सब के सब क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण पद्धति में आयु के आधार पर निर्मित निम्नलिखित समूह, नवजात यानी नवजात लोगों के लिए इन्फेंट्स, बच्चों के, बालक के लिए चिल्ड्रेन, किशोर के लिए एडोलसेंट्स एंड वयस्क के लिए एडल्ट्स में एज में आयु यानी क्या एज क्या दर्शाता है। ये क्या है, ये एक एरे है, एक फेसेट है, एक चेन है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि एक एरे बन रहा है, एक एरे यानी कि एक पंक्ति बन रही है। क्या किया गया है, इसमें एक व्यक्ति की एज के अनुसार उसको बताया गया है। यानी कि जब इन्फेंट यानी कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो इन्फेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फिर वो क्या कहलाएगा, बालक, मतलब चिल्ड्रन कहलाएगा। उसके बाद में जब एक और एज आती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, एडोलसेंट हो गया, उसके बाद में फिर एडल्ट। तो ये क्या है, ये एज क्या है, एक एरे हो रहा है। तो इसको अगर हम लाइब्रेरी साइंस के जो है लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक एन एरे कहलाएगा। दो या अधिक विषयों के संयोजन में आपसी संबंध पर आधारित निर्मित विषय यानी कि ए सब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉपलिंग of two or more subjects on the basis of
सम रिलेशन बिटवीन देम को क्या कहते हैं? बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, जेनरिक सब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। इन्होंने कहा है कि दो या अधिक विषयों के संयोजन, यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट होंगे उनको हम आपस में मिला दें, किस संयोजन से, यानी कि उनको आपस में कपलिंग कर दें, उनकी में आपसी संबंध पर आधारित पर निर्मित विषय, तो उसके आधार पर, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक जो विषय होंगे उनको हम आपस में मर्ज कर देंगे तो वो किस प्रकार का सब्जेक्ट बन जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कंपाउंड में क्या होता है? इसमें हम इसमें हम दो सब्जेक्ट्स को जब आपस में मर्ज करते हैं वो कंपाउंड हो जाता है। और जटिल विषय कब बन जाता है? तब बन जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा बन जाता है? वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेषता पर आधारित मूल विषय के विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ ए बेसिक सब्जेक्ट बेस्ड ऑन ए सिंगल ट्रेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको क्या कहते हैं? फेसेट बोलते हैं, फोसी बोलते हैं, फंडामेंटल कैटेगरीज बोलते हैं या फिर आइसोलेट्स बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि जब एक विशेषता पर, यानी किसी एक सब्जेक्ट के डिवीज़न पर, जब कोई एक पर्टिकुलर उसकी कोई विशेषता होती है, यानी कि एक विशेषता पर आधारित मूल विषय के विभाजन, यानी किसी सब्जेक्ट के किसी एक उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को बेस बना करके उसका जो मेन सब्जेक्ट है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा फेसेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना एकल विचार के विषय, यानी कि ए सब्जेक्ट विथआउट एनी आइसोलेट आइडिया को क्या कहते हैं? बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या फिर जेनरिक सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिक सब्जेक्ट। एक विषय जिसमें मूल विषय के साथ साथ, मूल विषय यानी कि बेसिक सब्जेक्ट के साथ साथ, एक विषय जिसमें मेन सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें एक या एक से अधिक एकल विचारों का घटक के रूप में समावेश भी होता है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि अ सब्जेक्ट विथ अ बेसिक सब्जेक्ट एंड one or more isolates ideas as components. What did? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखिए, इसमें अभी क्या बात हुई कि अ सब्जेक्ट विथ अ बेसिक सब्जेक्ट एंड वन आर मोर आइसोलेट आइडियाज एज कंपोनेंट्स, यानी कि जब एक विषय जिसमें मूल विषय के साथ साथ उसके एक या एक से अधिक एकल विचारों, यानी कि जो उसके आइसोलेट आइडियाज़ हैं, उनको एक कंपोनेंट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, तो वो होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। लाइब्रेरी की वो भाषा जिसमें ग्रंथालय के अधिकतम ग्रंथ लिखित होते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द लाइब्रेरी इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द बुक ऑफ द लाइब्रेरी आर रिटर्न को क्या कहते हैं? मदर लैंग्वेज, फेवर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द लाइब्रेरी या फिर उसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फेवर्ड लैंग्वेज।